चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये वाले थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। एक ये चौथा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, ठीक है। चलो बिगिन करो। पहले ये बताओ कि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। नहीं है तो क्या कर सकते हो बोलो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का मेरे ख्याल में एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 6। ऊपर क्या आएगा बोलो, 6/2 मेरे ख्याल में 3, और 3 से कितना आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 9x। फिर 6/3 कितना रहेगा 2, और 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10y इज इक्वल्स टू -2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं शायद, क्या हो जाएगा बताओ, 9x - 10y इज इक्वल्स टू -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन के लिए एलसीएम इज अगेन 6। ऊपर आएगा मेरे ख्याल में 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो 2x, और यहाँ पर 6/2 का वैल्यू 3, तो मेरे ख्याल में प्लस थ्राइस y इज इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ देखो 6 को चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो, ये बिना किए भी काट सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों साइड। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता था कि दोनों में से पहले सिंपल वाला इक्वेशन चूज करो। कौन सा है आपके हिसाब से सिंपल वाला? सेकेंड वाला। और उसके अंदर में सिंपल वाला वेरिएबल कौन है ये बताओ? x है मेरे ख्याल में सिंपल वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा बताना जरा। इक्वेशन 2 implies what? I will say 2x is equals to 13 - 3y, और यहाँ से x का वैल्यू ढूंढेंगे एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा 13 - 3y अपॉन में मेरे ख्याल में 2। यहाँ तक ठीक है सबके लिए? ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम बोलेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो ऐसे लिखे हो, मतलब लिख सकते हो यूजिंग या पुटिंग दोनों चलेगा। यूजिंग 3 इन 1 वी गेट, देखना है यहाँ पे x का वैल्यू था ये वाला और 9 टाइम्स ऑफ ये वाला रहेगा। आई विल से 9 × 13 - 3y डिवाइडेड बाई में 2, और माइनस में 10y इक्वल्स टू -12, तो -10y इक्वल्स टू -12। दिस इम्प्लाइज 9 को अंदर ले चलो तो 9 × 13 कितना हो जाएगा 117, 9 3 -27 अपॉन में 2 माइनस में 10y इज इक्वल्स टू -2। एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 2, ऊपर आ जाएगा 117 -27, ये y था, तो 27y और माइनस कितना 20y इज इक्वल्स टू -12। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 117 माइनस ये दोनों मिला के हो जाएगा 47y, और इज इक्वल्स टू में शायद से -24। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक चलेगा सब कुछ। अभी इस 47y को उधर ले जाओ और -24 को लेफ्ट में ले आओ, तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को। दिस एम्प्लाइज 117 + 24 कितना हो जाएगा 21 41 शायद, क्या 141 41 की 51 41 ही होना चाहिए शायद। दिस इज इक्वल्स टू 47y, और यहाँ से y का आंसर कितना आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाई में 47, और शायद से 3 रहेगा क्या, तो 3, तो y का आंसर अपना कितना आ गया 3। और इस 3 को अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में यूज कर लेते हैं। तो 3 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू था मेरे पास में 13 - 3y डिवाइडेड बाई में 2, और y अगर इसमें डाल दोगे तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 - 3 टाइम्स ऑफ 3 बाई में 2, 13 आई थिंक 9/2, हाँ 4/2, और कट के आ जाएगा 2। वेरी गुड, सो x इक्वल्स टू 2। लास्ट में एक लाइन लगा सकते हो कि हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखो यहाँ पे आके हमारा जो सब्स्टिट्यूशन के आइडिया के बेसिस पर कॉमन जनरल एग्जांपल्स था वो हो जाता है खत्म। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। ये आपकी करेंट बुक के हिसाब से 3.3 नहीं होगा, ये 3.2 है। हाँ, करेंट बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 3.2। अब इसके अंदर में देखो सारे क्वेश्चन को ये तो बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, बट मेन एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा। मेन एग्जाम में बस सॉल्व करने के लिए आएगा।
तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड ही करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन से कर लेते हैं इसको, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर एकदम मतलब जरूरत पड़ी है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, तभी जबरदस्ती वहां सब्स्टिट्यूशन लगाना आपको, ठीक है। आइडिया तो वैसे क्लियर है ही आप लोगों को। चलो बिगिन करते हैं। एलिमिनेशन से अगर मेरे को सॉल्व करना है तो बताओ मेरे को, इसमें कुछ स्टैंडर्ड बनाने का जरूरत है कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये क्या हो जाएगा बताऊं? 2। अभी एलिमिनेशन अगर लगाने का मन है मेरे को तो क्या होगा बताओ? x ऑलरेडी 1 1 है ही कोफिशिएंट x का दोनों इक्वेशन में, तो 1 into 1 implies x plus y is equals to, लिखते भी जाना साथ साथ में, 14, और 2 into 1 implies x minus y is equals to 4। ऐड कर दोगे दोनों को तो मेरे ख्याल में y y कट गया, तो x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 9, ठीक है। और x इक्वल्स टू 9 किसी एक इक्वेशन में यूज कर लो, 1 में यूज कर लेते हैं, तो 9 अगर बिठा दोगे उसमें तो 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 14, और यहाँ से y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डन ये वाला। लास्ट में वो लाइन लिखना मत भूलना कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। चले आगे। डन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये चीज बाद में आएगी। हाँ, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है किसी पार्ट को कि नहीं है? मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा बताओ? s माइनस 3 इक्वल्स टू 3, इसको तो सीधा ही 1 मार्क कर लो। सेकंड वाले का सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो? 6 अपॉन 3 2, सो ट्वाइस s माइनस नहीं सॉरी प्लस 3t इज इक्वल्स टू अगेन 6, सो ट्वाइस s प्लस 3t इज इक्वल्स टू हाउ मच? 36। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब वापस से एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए किसको मारना उचित रहेगा? यहाँ पे s को भी मार सकते हो, मुझे लगता है t को भी मार लेते हैं, सब्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो t में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 चाहिए मेरे को, सो 1 into 3 कर लो, क्या आ जाएगा? 3s माइनस 3t इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3 3 9, और इक्वेशन 2 into मेरे ख्याल में नथिंग, सो 1, तो यहाँ आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू में मेरे ख्याल में 36। अब यहाँ से ऐड कर लो, तो ऐड करने पे अपने को मिलेगा, ये दोनों कट गया, ये दोनों मिला के मेरे ख्याल में 5s इज इक्वल्स टू 45, सो s इक्वल्स टू अगेन 9। और आए हुए s को किसी एक इक्वेशन में बिठा लेते हैं, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा बताना जरा? 9 माइनस t इज इक्वल्स टू 3, सो t को वहां भेज दो, 3 को यहाँ ले, तो 9 माइनस 3 का आंसर 6, और t इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा 6, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बोलूंगा कि एक बार खुद से ट्राई कर लो एलिमिनेशन मेथड्स फटाफट। देखो सुनो, इसको जब आप एलिमिनेशन लगाने का ट्राई करोगे ना तो सबका सारा टर्म्स कट जा रहा होगा, ठीक है, विच इज अ डेडली डेंजरस सिचुएशन। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो कि बाजार से जब हम कोई भी सामान लेके आते हैं तो उसको खाने से पहले क्या है कि कम से कम धोना तो पड़ता ही है। मतलब मिनिमम मेहनत मान लो कि मैं समझता हूँ कि अंगूर टाइप के सामान को खाने में होता है कि लाया, पानी से धो लिया और खा लिया। बाकी सामान सब में तो बहुत मेहनत है, जैसे आलू का बात करो, ये तरबूज का बात करो, तो उसको काटो, फिर पील करके निकालो अंदर से सामान, और फिर वो कंज्यूम करने लायक होता है। वैसे ही समझो कि ये बाहर से आया हुआ सामान है, और इसको फटाक से जब आप लोग सॉल्व करने लग जाते हो ना, वो अप्रोच ही कर रहते हैं। आपको एक चीज याद होगा कि देयर वाज सम कंडीशन रिलेटेड टू a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, और उस कंडीशन से हमको पता चलता था कि सोल्यूशन का क्वांटिटी कितना होगा, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। आया बात समझ? तो एक चीज आज के बाद में थंब्स रूल बनाना कि ऐसे ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अगर मिले तो एक बार 5 सेकंड स्पेंड करके क्वेश्चन के साथ में ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज a1/a2, व्हाट इज b1/b2 एंड व्हाट इज c1/c2। इफ यू सी कि a1/a2 is not equals to b1/b2, then only you should try to solve the given equation by elimination method or substitution method. लेकिन if you find कि a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, तो immediately you can say कि it has no solution। अब solution है ही नहीं तो आंसर आएगा कहाँ से? और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि you may face a1/a2 equals to b1/b2 is equals to c1/c2. In that case also there will be infinite solution, but we will not be able to find it.
बिकॉज ये जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन का ही आंसर बता सकता है, बाकी सिचुएशंस का आंसर ये लोग नहीं बता सकता। आया बात समझ? अब इसके अंदर में आप चेक करो कि a1/a2 कितना आ रहा है। आई थिंक यहाँ से 3, यहाँ से 9, तो 1/3। b1/b2 कितना आ रहा है? -1 by -3, माइनस माइनस कट जाएगा, अगेन 1/3। और c1/c2 कितना आ रहा है? 3/9, काट के वो भी 1/3। तो क्या मिला आपको बताओ? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, which will lead us to the conclusion of infinite solution. And again, if it has infinite solution, we can just say कि it has infinite solution, we cannot find it. जो rules, ये जो methods हमको सिखाया गया है, they are not capable of finding the solution of such situation. आया बात समझ? लिखो, जो भी किया है उसको काट दो और नए से लिखो। here a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. here a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 is equals to 1/3 लिख सकते हैं, is equals to 1/3. hence the above equation will have कितना सोल्यूशन बताओ? इनफाइनाइट सोल्यूशन। याद रखेंगे इस चीज को। हाँ, एकदम पागलों की तरह बस आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना, पहले चेक कर लेना। अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो ही आंसर आएगा, और नहीं तो बार बार ऐसा होता रहेगा, सब कट जाएगा। b1/b2 is equals to c1/c2, उसमें भी यही लिखेंगे सेम कि a1/a2 is equals to b1/b2, उसमें नो सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक चलेगा। और फिर आज बता देता हूं, देखो कि आज के अंदर कभी भी रैंडम क्वेश्चन करने से पहले स्पेंड 5 सेकंड 5 सेकंड में आइडेंटिफाई हो जाता है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। वो जादूगरी। खैर चलो चलते हैं आगे। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर में? चलें आगे, अगला सवाल देखो। अब देखो इस सवाल को क्या है कि आप वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो पॉइंट पॉइंट में सॉल्व करके, लेकिन मेरा सजेशन है कि जब भी इस टाइप का डेसिमल का सिचुएशन आए ना बहुत सारा, आप क्या करो कि सबको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सबका डिनोमिनेटर भगाने का ट्राई करो। तो इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बताना जरा? 2/10x प्लस क्या 3/10y इज इक्वल्स टू में क्या 13/10। और इन सबका जो डिनोमिनेटर है 10 10 10 10 10, आप ऐसा सोचो कि सारे टर्म को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सबका 10 क्या हो जाएगा? कैंसल ऑफ। काट के दिखाने का जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में मिलेगा क्या आपको बताओ? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको आपको मार्क करना चाहिए अपना इक्वेशन नंबर 1। यहां से मेरे ख्याल में हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10। हाँ हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं। किस टाइम? स्टैंडर्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा सोचो कि हर एक टर्म को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 ये कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, अच्छा आगे देखो, इसमें भी सारा नीचे वाला 10 कट जाएगा शायद, तो ये बचेगा क्या? 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में इक्वेशन नंबर 2। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है मेरे ख्याल में। अब एलिमिनेशन को ही ट्राई करते हैं और x मारने का ट्राई करते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कर लो आप लोग, इक्वेशन 1 टाइम्स क्या कर सकते बताना? 2। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू में 26। बढ़िया। और सेकेंड इक्वेशन को तो कोई चीज से मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है, तो इंटू 1 क्या हो जाएगा बताना जरा? 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। और इनको हाँ, अब मतलब क्या है कि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा मेरे को। सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव नेगेटिव और मेरे ख्याल में नेगेटिव, तो ये दोनों कट गया। ये हो जाएगा शायद से y, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3। ठीक है, तो y 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो 1 था हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे 3 इज इक्वल्स टू 13। सो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13। सो 2x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना 4, x इक्वल्स टू 2। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, डन। चले आगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसको भी आप क्या है कि 3-4 स्टार लगा दो। इस ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको याद ही रखना है आज के दिन। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। एक बार आप लोग पेन छोड़ो और अच्छे से बोर्ड की तरफ देखो। एंड आप लोग में से कोई एक आदमी मेरे को बताओ कि व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
बताना जरा। इट वॉज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. नाउ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. लेकिन मेरे को वो सब चीज का दरकार नहीं है, देखने में वो ऐसा होना चाहिए था, राइट? अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, टेक 10 seconds, कंपेयर बोथ दीज इक्वेशंस विद दिस एंड टेल मी कि हु इज मिसिंग इन बोथ दीज इक्वेशंस. कौन सा? सी मिसिंग है मेरे ख्याल में. a इंटू एक्स वाला टर्म इसके पास है एंड दैट इज √2 इंटू एक्स. फिर b इंटू वाई वाला टर्म भी इसके पास है, √3 इंटू वाई. सी नहीं है इस बेचारे के पास, क्योंकि इक्वल टू 0 तो वहां पे भी, इक्वल टू 0 यहाँ पे भी, 0 को सी तो नहीं मान सकते, तो सी नहीं है इसके पास. सेकंड वाले को कंपेयर करोगे तो अगेन ax के नाम पे वी हैव √3x और अगेन by के नाम पे वी हैव -√8y. तो ax वाला टर्म है सेकंड इक्वेशन के पास, by वाला टर्म है सेकंड इक्वेशन के पास में, क्या नहीं है सेकंड वाले के पास? c इसके पास भी नहीं है. आया बात समझ? तो व्हेनेवर आफ्टर टुडे वी फेस सच सिचुएशन जिसमें दोनों इक्वेशन में से एक साथ c गायब हो जाएगा, उसका आंसर आप आंख बंद करके बोल सकते हो. आपको कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली से कि x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0. इसका आंसर ऐसा क्यों बोल सकते हैं उसको मैं आज फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट टाइम जस्टिफाई करके सुना देता हूं. आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं. इस टाइप का सवाल आने से ना एमसीक्यू में आएगा, और जिसमें जो x और y का कोफिशिएंट है वो इतना नहीं, इससे भी ज्यादा घटिया हो सकता है. वो चाहेगा तो मान लो कि 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √5, इधर में 4 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √7, कुछ भी लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमेशा इसका आंसर 0,0 होगा. बिना सॉल्व किए आप बोल सकते हो. क्यों बोल सकते हो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है? लेकिन कभी भी ऐसा इक्वेशन का सेट अगर आप देखो जिसमें दोनों इक्वेशन में से एक ही समय पे एक साथ सी गायब हो गया है आपका, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू भी क्या होगा 0. अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूं. आप ना एक डेफिनेशन रिकॉल करने का ट्राई करो. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन किसको बोलते थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? इट वाज वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच कैन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन टुगेदर. ऐसा x और y का वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए. इस टाइप के इक्वेशन में अगर आप 0 0 डालोगे x और y के जगह पे तो हमेशा LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा. बोलोगे कैसे? डाल के देखो. √2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और √3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में भी क्या है आपके पास में 0. तो 0,0 पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरे ख्याल में, ठीक है? और 0,0 दूसरे इक्वेशन को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है मेरे ख्याल में. अगर आप डालोगे तो √3 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, और -√8 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0. तो ये जो वैल्यूज ऑफ x एंड y है वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो बाय डेफिनेशन आई कैन से कि यार पक्का x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन तो होगा. दिस इज वन पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. सेकंड पार्ट इज कि अगर आप a1/a2 और b1/b2 को चेक करोगे तो a1/a2 कितना आ रहा है बताना सर? √2/√3. और b1/b2 कितना आ रहा है? √3 डिवाइडेड बाय -√8. आर दे इक्वल या डिफरेंट? डिफरेंट. एंड इफ दे आर डिफरेंट तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज टू हैव? यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए. और 0,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्का ये तो उसका सोल्यूशन है ही. तो मेरे को a1/a2 b1/b2 चेक करके पता चला कि इसके पास में सोल्यूशन तो एक ही होगा, और बाय ऑब्जर्वेशन मुझे पता चला कि 0,0 इसका एक सोल्यूशन तो है, ठीक है? तो फ्रॉम देयर अल्टीमेटली आई कैन से कि 0,0 ही इसका एकमात्र सोल्यूशन हो. आया बात समझ? आप चाहें तो देखो इसको सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, लेकिन आज के बाद में कभी सॉल्व करके हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो करना वेस्टेज ऑफ टाइम है. हमेशा आपको 0 0 ही आंसर मिलेगा. अगर मान लो कि एलिमिनेशन मेथड लगाने का मन हो किसी का, ठीक है ना, एक तो मैंने आपको समझा दिया कि बाय ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा रहेगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. अब अगर आपके मन में फिर भी इतना समझाने के बावजूद भी अगर डाउट रहता है कि ये कैसे आया, क्यों आया, तो मैं आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक बार करके भी दिखा देता. ठीक है? आप क्या करेंगे देखिए, एलिमिनेशन अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर है √2 और यहाँ पर क्या है √3, दोनों को सेम बनाना है मेरे को. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो √3 से, क्या होगा बताऊं? इंटू √3. तो दिस विल इंप्लाई दिस इंटू √3 कितना हो जाएगा? √6x, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में +3y इज इक्वल टू कितना 0. ठीक है? और सेकंड वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मेरे ख्याल में √2 से. तो क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन 2 इंटू √2 √6x, अच्छा √2 इंटू √8 मेरे ख्याल में √16, और √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0.
इसका कोफिशिएंट सेम किया है और साइन सेम है कि ऑपोजिट? ऑपोजिट है कि सेम है बताओ? देखो चलो एक बार और पूछता हूं, सेम साइन है कि ऑपोजिट साइन है? सेम साइन है, तो क्या करोगे बताओ? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। अब सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा बताओ? तो क्या ही फर्क पड़ता है, फिर भी नेगेटिव कर दो। चलो तो ये दोनों कट गए। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7y। उस तरफ कितना आ रहा है? 0। तो अल्टीमेटली y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 0। y 0 आ गया आपका, और ये वाला 0 उठा के किसी एक में डाल दो। मानो कि मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, ठीक है, तो y 0 मिला मेरे को, राइट। तो √2x प्लस √3 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज √2x, ये तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप पागलों की तरह ये सब सॉल्व क्यों ही कर रहे हो, जब पहले से पता ही है हम लोगों को कि आंसर 0,0 ही आना पड़ेगा। अब बोलोगे कैसे पता है? तो मैंने बोला आपको कि आप डाल के देखो, आपको दिखेगा कि इसका भी LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है और इसका भी LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। तो ये मेहनत जो है वो मैं बोलूंगा कि बेफिजूल है। आज के बाद में कभी भी आपको इस टाइप की सिचुएशन में ये मेहनत नहीं करना चाहिए। और सिचुएशन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है उसका कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये वाला है, ax + by + c इक्वल्स टू 0। और दोनों इक्वेशन में से अगर एक साथ आपको c गायब दिखाई दे कि फर्स्ट वाले में भी c एब्सेंट है, सेकंड वाले में भी c एब्सेंट है, तो आप बिना किसी चिंता के आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 विदाउट सॉल्विंग। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा सवाल आपके MCQ में आना चाहिए जिसमें कोफिशिएंट्स का वैल्यू और घटिया होगा, और जितना घटिया वो कोफिशिएंट होगा उतना परेशानी होगा आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाने में। मेरे ख्याल में नहीं देगा तो फिर ये रहा रास्ता है करके तो दिखा दिए। नहीं, वैसा अगर हुआ फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा आप। तब मान लो कि ऐसे आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि 0,0 उसका आंसर है। जिस सेकंड वाले में मिसिंग उसमें 0 लो किसी का, ठीक है। मतलब अगर एक में C प्रेजेंट है, एक में से C एब्सेंट है, फिर ये वाला ट्रिक वर्क नहीं करेगा, ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, तब उस टाइम पर आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों में से C मिसिंग है, देन यू कैन क्लियरली से द आंसर विल बी 0,C। ठीक है, मेरे ख्याल में एक नोट लिखो, नोट लिखो एक इससे रिलेटेड। if C is absent, if C is absent from both equation of given pair of linear equation in 2 variable, if C is absent from both equation of given pair of linear equation in 2 variable, then without solving 2 variable, we can say the answer will be x equals to 0, y equals to 0. We can say the answer will be x equals to 0, y equals to 0. हाँ, क्लियर मेरे ख्याल में? We can say that the answer will be x equals to 0, y equals to 0. ठीक है मेरे ख्याल में, विदाउट सॉल्विंग। चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। डन मेरे ख्याल में ये वाला। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। हाँ करते जाओ, स्टैंडर्ड तो है नहीं मेरे ख्याल में, बनाना पड़ेगा। बनाओ फटाफट। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2। अच्छा हाँ, ये मेरे को भी लग रहा है किया हुआ, छोड़ो रहने दो इसको। नहीं किया। वो जो हमारा स्टैंडर्ड 4 क्वेश्चन हम ले रहे थे ना, उसका चौथा क्वेश्चन शायद यही वाला था। देखो ये रहा, ठीक है। इसके नंबरिंग में आप लिख दो डन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 में आप लिख दो डन, ऑलरेडी डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, solve this and this and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3.
अच्छा यहाँ देखो, ऐसा भी बहुत सारा बकवास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होगा। इसमें हमको पहले बोल रहे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, और आप देखो ध्यान से कि मेथड भी मेंशन किया हुआ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, आपका चॉइस, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में जो भी यहाँ से एक्स और वाई का आंसर निकल के आएगा, उसके हेल्प से मेरे को m का वैल्यू फाइंड करना। तो आइडिया इज वेरी सिंपल कि जो भी यहाँ से एक्स और वाई आएगा उसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने के अंदर सॉल्व करके आपके पास में m का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं। मान लो कि ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, आप लोग भी करो फटाफट, कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन बस मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं कम ही लगाता हूँ। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। मेरे ख्याल में सीधा ही मार सकते हैं एक्स को, सब कुछ सेट ही है। इक्वेशन 1 इंटू 1 ये दे देगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, और इक्वेशन 2 इंटू 1 ये दे देगा मेरे ख्याल में 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। अब यहाँ से अपन करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है एक्स का दोनों में, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक 2x गॉन, 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7y, और 11 प्लस 24 35। तो y इज इक्वल टू कितना बताना, 5। तो y आपका 5 हो गया, और y 5 होने के बाद में x निकालने के लिए इक्वेशन 1 यूज कर लो। 1 इम्प्लाइज ये हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू में 11। अच्छा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और उधर ले जाओगे तो -4 शायद, तो 2x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू अल्टीमेटली -2, ठीक है। x और y आ गया सबका, लेकिन क्या यही हमारा आंसर है कि हमको और आगे जाना चाहिए, और आगे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए हमको, m के पास। नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 एंड x और y कितना कितना आया आप लोग का, x -2 एंड y 5। x इज -2 कॉमा y इज 5, तो ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें। सो 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस में 3, सो मेरे ख्याल में 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। 3 को यहाँ ले आओ तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -2m, सो m इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -2 और कटने के अंदर -2, ठीक है। m इज इक्वल्स टू -2। क्लियर मेरे ख्याल में। देखो नेक्स्ट यहां से भी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। लिखो, ये लिखो नहीं, देखो आप लोग पढ़ लो पहले, फिर बिगिन करते। देखना है इसमें पहले आप बता सकते हो कि x और y किसको किसको लेना चाहिए हम लोग। हमको बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो लेट द नंबर्स बी x, y सच दैट कि x - y इक्वल्स टू कितना ले लेंगे 26। लेकिन एक चीज मैं अभी ही क्लियर कर दूं आप लोग को, जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा ना, तो आपके स्टेटमेंट के अंदर में एक और एडिशनल बात अगर पहले आप लिख देते हो तो काफी सेफ रहता है। वो बात क्या है, देखो हम पहले तो बोलेंगे कि लेट द नंबर्स बी x, y, ये सब लोग लिखता है। इसके साथ साथ इफ यू मेंशन कि वी आर अज्यूमिंग कि x इज ग्रेटर देन y, तो इट वुड बी फार बेटर। ये आपको शुरू में मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर सिर्फ x और y है आपका, तब तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब दोनों बात ही हो सकता है, x - y इक्वल्स टू 26 भी हो सकता है और y - x इक्वल्स टू 26 भी हो सकता है। तो आप अगर ये मेंशन नहीं करोगे फिर आपको दो केस बनाना चाहिए नियम से। लेकिन पहले अगर आप ये मेंशन कर देते हो कि x इज ग्रेटर देन y, तब सिर्फ x - y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको 26, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर विल बी पॉजिटिव एंड छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर विल बी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव डिफरेंस तो बोला नहीं है, तो फिर हमको एक ही केस बनाना है, ठीक है। लिखो, लेट द नंबर्स बी x, y, let the numbers be x, y and x greater than y and x greater than y। फिर नीचे लिखो, now x minus y is equals to 26। काफी क्लियर है मेरे ख्याल में पहले स्टेटमेंट से ही कि दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब मैं इसके लिए ना सुनना जरा एक बार, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये बताओ आप। x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y या y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। पहला राइट है कि दूसरा राइट है? किसने मतलब किस किस को लग रहा है कि दूसरा भी राइट हो सकता है? दूसरा, पहला। चलो देखो मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो। मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा है, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत लोग रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, वो सोचते नहीं है इसके पीछे, ठीक है। लेकिन सोचना चाहिए हम लोग को, सुनना ध्यान से।
x ऑलरेडी लार्जर नंबर है, 3 से यदि आप x को मल्टीप्लाई कर देते हो तो x का वैल्यू छोटा हो जाएगा कि और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होके वो y के बराबर होगा कभी कि y से और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो फिर उस सिचुएशन में इक्वल कैसे हो सकता है? गॉट इट? x इज ऑलरेडी लार्जर, you are again multiplying the larger number by 3, so it will become more large. आया बात समझ? एंड इन दैट केस वो कभी भी y के इक्वल तो नहीं हो पाएगा। आप सोच के देखो, मान लो कि मैं 15 का बात करूं और 5 का बात करूं, सोचना ध्यान से, तो 15 5 से बड़ा है और आप कह रहे हो कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45 बना दो और फिर उसको 5 से इक्वल कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? आया बात समझ? तो ये दूसरा केस तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, पहला केस जरूर से हो सकता है, 15 और 5 के केस में ही देखो कि 15 तो 5 से बड़ा है, लेकिन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने से वो 15 के क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये वाला, x इक्वल्स टू 3। लिखो अगेन, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, आप सोच सकते हैं 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से, आराम से आंसर आ जाएगा आप लोग का। चलो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से लगाने का मन है तो फिर इसको 2 मार्क मत करो, तब क्या करो कि ऊपर वाले को 2 मार्क कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। और सही बात है, इसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी पड़ेगा, छोटा सा ही है। कर ही दें क्या सॉल्व पे? तो x इक्वल टू 3y ये डाल दो यहाँ पे, 2 इन 1 आपको दे देगा मेरे ख्याल में 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। यहां से मेरे विचार में क्या आ जाएगा बताओ? 2y इज इक्वल टू 26 और सॉल्व करके y इक्वल टू कितना? 13। ठीक है, और y अगर 13 आ गया तो x कितना आ जाएगा? 3 इंटू 13 दैट इज इक्वल्स टू 39। तो x 39 आ जाएगा और y आपका 13 आ जाएगा। डन मेरे ख्याल में। चलूं आगे, लिखो लिखो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एकदम बच्चों वाला है, बस शर्त है कि आपको ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। 180 की 90? 90 ना, 180 और 90 वाले के लिए वर्ड क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90। लिखो लेट द एंगल्स बी x, y, लेट द एंगल्स बी x, y। तो नीचे लिखना x प्लस y इज इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वल्स टू 180, ये इक्वेशन नंबर 1। और शुरू में एक लाइन और भी लिख दो, लेट द एंगल्स बी x, y एंड x ग्रेटर देन y, वहां मेंशन कर दो, फिर उसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को, एंड x ग्रेटर देन y। अच्छा यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, फिर बोल रहा है हम लोग को कि द लार्जर ऑफ द एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। इसका क्या मतलब है? देखो मैं कैसे सोचता हूं, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ में, और आप लोग भी ऐसे ही सोचने का ट्राई करो। ये बोलता है कि लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल कौन है? x एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, मतलब उससे ज्यादा होता है कितना? 18। छोटा एंगल कौन है? y, इससे कितना ज्यादा होना है? 18, तो प्लस 18। और इस सिचुएशन में ये लोग बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। बाकी इसमें भी चाहो तो सब्स्टिट्यूशन ही लगा लो, इजी है। इंग्लिश है यार, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको, ये ना इसको पढ़ो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। इसका मतलब है कि लार्जर एंगल का वैल्यू स्मॉलर एंगल के वैल्यू से 18 डिग्री ज्यादा होगा, तो ये हो गया लार्जर एंगल। इसका वैल्यू स्मॉलर एंगल के वैल्यू के कंपैरिजन में 18 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा को आप कैसे एंटरटेन कर सकते हो? प्लस 18 करके, तो जब छोटे वाले में 18 ऐड कर दोगे तब इसका वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन ही लगा लो इसके अंदर, कर ही लो सॉल्व। 2 इन 1 मेरे ख्याल में x को रिप्लेस करोगे y प्लस 18 से, और ऑलरेडी एक y है ही आपके पास, इक्वल्स टू 180, तो ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, मेरे ख्याल में 168 क्या, और फिर यहाँ से y इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी 162, और फिर यहाँ से 81 y, और यहाँ से फिर x का वैल्यू 81 प्लस 18, मतलब इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से x का आंसर 90 है, x 99 हो गया और y आपका 81।
चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से, अगला क्वेश्चन देखो। लिख लें, एक्स और वाई किसको लोगे बताओ? बैट के प्राइस को एक्स और बॉल के प्राइस को वाई। लिखूं, लेट प्राइस ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू एक्स, let price of each bat is equals to x and price of each ball is equals to y and price of each ball is equals to y। अच्छा, पहली लाइन का क्या मतलब है? 7 बैट 6 बॉल, तो 7x plus 6y is equals to 3800। लिखो, नाउ 7x plus 6y is equals to 3800, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड वाले का इंटरप्रिटेशन 3x plus 5y is equals to 1750। बोर्ड पर भी लिख देता हूं, 7x plus 6y is equals to 3800 और दूसरा हो जाएगा 3x plus 5y is equals to 1750। ठीक है, सॉल्व इसको घर पे कर लेना, मतलब थोड़ा लंबा जाएगा ये, एलिमिनेशन से कर लेना, क्या दरकार है। कहीं देखो लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, नहीं, वो एनसीईआरटी के अंदर में सिंस या सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड चैप्टर है इसलिए लिखा हो, लेकिन जब आपको ऐसे ही ओपनली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ना, तो वहां ये चीज मेंशन किया हुआ नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन से करना है कि एलिमिनेशन से करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जब तक जबरदस्ती आपसे करवाया नहीं जाए तब तक मत करो, क्योंकि उसमें गलती करने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर, पढ़ना ध्यान से इसको। देखो ध्यान से सुनना और सोचना मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सपोज करो कि उबर लेते हो और उबर लेके घूमते हो, तो वैसे तो आपके पास में कंसोलिडेटेड अमाउंट आता है कि ये आपका बिल हुआ। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि बिल को फ्रेम करने का तरीका जो है वो कुछ अलग है। क्या अलग है वो आप समझने का ट्राई करो। उबर एक ऐप है, एक सर्विस ऐप है, और जो गाड़ी आपके पास में आता है वो एक्चुअली उबर ओन नहीं करता है, वो उस बंदे का ही गाड़ी है जो चला रहा है उसको। आया बात समझ? तो उबर जब बिल जनरेट करता है ना, तो उबर उस बिल का 2 पार्ट करता है। एक पार्ट वो करता है मैच मेकिंग के लिए, कि आपको जरूरत था कैब का और उसको जरूरत था राइडर का, तो वो और आप कनेक्टेड तो थे नहीं, आप तो नहीं जानते हो कि ड्राइवर कहाँ लोकेटेड है, आपके एरिया में कोई ड्राइवर है भी कि नहीं है, यू डोंट नो दैट। ठीक है, और ड्राइवर को भी नहीं पता कि उसके आसपास कोई कस्टमर है कि नहीं, ही डज नॉट नो दैट। तो उबर ने क्या करा कि उबर ने गाड़ी के मालिक को और राइडर को, कस्टमर को कनेक्ट कराया। ये कनेक्ट कराने का एक चार्ज होता है, जो चार्ज वो आपसे चार्ज करता है। आया बात समझ? एंड उसके बाद में आप उसके गाड़ी में बैठ के जितना घूमोगे उसका अलग चार्ज। आया बात समझ? तो मैच मेकिंग का एक फिक्स पार्ट है कि इतना तो लगेगा ही लगेगा, मान लो कि 10 रुपया 15 रुपया कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में आप उस गाड़ी में बैठ के जितना लंबा राइड लोगे उसके अकॉर्डिंगली पर किलोमीटर आपका बिल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करके उतर जाओ तो भी आपके मैच मेकिंग का कॉस्ट उतना ही होगा, और चाहे आप उस गाड़ी में बैठ के 20 किलोमीटर ट्रेवल करो तो भी मैच मेकिंग वाले पार्ट का कॉस्ट उतना ही हो। मैच मेकिंग का जो कॉस्ट वो आपसे ले रहा है, दैट कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड। आया बात समझ? वो एक फिक्स चार्ज है मैच मेकिंग का, वो एक बार वो लेके छोड़ दे। ठीक है, अब सपोज करो कि मैच मेकिंग का चार्ज है 10 रुपए, ऐसे एक रैंडम बता रहा हूं, और मान लो कि पर किलोमीटर जो आप ट्रेवल करोगे उसका रेट है 8 रुपए, ऐसे रैंडम ले रहा हूं। ठीक है, मैच मेकिंग का रेट कितना ले रहा हूं बताओ? 10, और पर किलोमीटर ट्रेवल का रेट कितना ले रहा हूं? 8। अब मान लो कि इस कंडीशन में इफ आई ट्रेवल फॉर लेट्स से 5 किलोमीटर, व्हाट विल बी माय बिल? एक बार एक्सप्लेन करो मेरे को कि ये कैसे यार। 10 रुपए मैच मेकिंग का और 5 into 8 40, तो 40 + 10 कितना हो गया? 50। ये कितना समझ में आया ये बताओ? थोड़ा पूरा नहीं आया? ठीक है, मैं एक और सिचुएशन बताता हूं। मान लो कि मेरे को 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है उस उबर के अंदर, मेरा बिल कितना है? एक बार स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 20 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा हूं ना, पहले चार्ज क्या चीज का लगेगा? मैच मेकिंग का। मुझे ड्राइवर से वो जो कनेक्ट करेगा उसका चार्ज लगेगा, कितना रुपए लगा बताओ? 10 रुपए। फिर मैं गाड़ी में बैठ गया मैच मेकिंग का चार्ज पे करके, अब मैं जितना ट्रेवल करूंगा मेरा उतना ज्यादा बिल आएगा। अब मान लो कि मैं 20 किलोमीटर ट्रेवल करूंगा और हर किलोमीटर का 8 रुपए पे करना है, तो टोटल बिल कितना है? 160। लेकिन मेरे को पे देना कितना पड़ेगा? 160 प्लस द मैच मेकिंग चार्ज, दैट इज 10 रुपीज। The point is कि this matchmaking charge does not depend on how many kilometers through I travel। मैं कम ट्रेवल करूं तो भी मेरे को ये पे करना होगा,
मैं ज्यादा ट्रेवल करूँ तो भी ये मेरे को इतना ही पे करना होगा, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा। आया बात समझ? तो इसी चीज को हम फिक्स चार्ज बोलते हैं और इसको चार्ज पर किलोमीटर बोलते हैं। इज द क्वेश्चन क्लियर? अब करें सॉल्व इसको, एक बार आप फिर से पढ़ लो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब आप समझिए कि मैच मेकिंग वाला चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. For a journey of 15 km, the charge paid is 155. पहले तो हम इतने कोई सॉल्व करते हैं ढंग से, और बाद में एक बात और है, उसको लास्ट में एड्रेस करेंगे। हाँ, आओ तो देखो फटाफट लिखो। लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। अच्छा बताना जरा, पहले केस में कितना किलोमीटर ट्रेवल हुआ है? 10, और बिल कितने का है? 105। तो इसमें मैच मेकिंग का चार्ज लगा होगा x और 10 किलोमीटर का y करके 10y। लिखो पहला इक्वेशन, x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना? 105। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है? 15, और बिल कितना आया है? 155। अब इसमें फिर से देखो, मैच मेकिंग का x रुपीज लगा होगा और बाकी 15 किलोमीटर का ट्रैवलिंग चार्ज लगा होगा, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन आपका? x प्लस क्या 15y इज इक्वल टू कितना? 155। एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, किसी से मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है, x को मारने का सोचो। तो 1 into 1 विल एम्प्लाई x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। फिर 2 into 1 will again imply x plus 15y is equals to कितना? 155। अब इनको कर लो सब्ट्रैक्ट, ये साइन है सेम, सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, कट गया ये वाला। 10 माइनस 15 का वैल्यू -5y और 105 माइनस 55 का वैल्यू -15। अब यहाँ से माइनस माइनस गॉन, 5 और 50 गॉन, 10 आएगा ये वाला। तो y इक्वल्स टू 10 एंड किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट वाले में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 105। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू 100, सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 5। लेकिन सवाल क्या है ना कि यहाँ खत्म नहीं है। इससे आपको ये पता चला कि मैच मेकिंग का कॉस्ट आपका कितना लग रहा है, 5 रुपये करके, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आपका? 10 रुपये करके। आपसे लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा है, देखो कि कितना आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 25 किलोमीटर इस सिस्टम में ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताओ? मैच मेकिंग का लग जाएगा अपना कितना? 5 रुपये, और 25 किलोमीटर का लग जाएगा 10 रुपये करके, 25 इंटू 10, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 255। क्लियर मेरे ख्याल? लिखो नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू x प्लस मेरे ख्याल में क्या 25y, दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 25 टाइम्स ऑफ 10, दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 250 एंड ओवरऑल ये हो जाएगा 255। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा एक सेकंड रुकना, 2 क्वेश्चन और है शायद। ठीक है, 5 करके रुक जाएंगे यार, छठा क्वेश्चन नेक्स्ट कर। पढ़ो 5 को पढ़ो। ये वाला आइडिया का एक्सपोजर हम लोग को पहले मिला कि नहीं मिला? फ्रैक्शन में मिल चुका है शायद। तो फ्रैक्शन को हमेशा अज्यूम कैसे करते हैं हम लोग? x बाय y करके। अब फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि अगर 2 ऐड कर देंगे दोनों में, किसमें किसमें? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/11। तो बिगिन करो, आप लिखो लेट द फ्रैक्शन बी तो वो यही हो गया ना, y का वैल्यू। तो लिखो इसमें लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y एक्चुअली। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में कितना ऐड करना है बताओ? 2। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस 2 बाई y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11। ठीक है, नहीं इसमें बोलने का कोई दरकार नहीं, इसमें एक ही केस बनेगा। अच्छा मेरे को बताओ कि ये काम का है कि ये काम का नहीं? ये खुद तो काम का है नहीं क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। तो क्या करोगे बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई 11 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 2। सॉल्व करने पे 11x प्लस 22
इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। सबको इधर ले आओ तो 11x माइनस 9y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 मेरे ख्याल में, इक्वेशन नंबर 1। एक बार सेकंड केस को देखो जरा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6। इसका मीनिंग x प्लस 3 बाई y प्लस 3 इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 5/6। दिस इम्प्लाइज 6 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू y प्लस 3। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15 और यहाँ से 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको करो तो सॉल्व करो फटाफट खुद से। अच्छा देखो मैं करके दिखा दूं। x मारोगे क्या? मेहनत लगेगा बहुत, लेकिन y मार दूं? y में 5 और 9। चलो x से मार देते, कोई बात नहीं, एक ही बात आ गया। 1 इंटू देखो यहाँ पे, यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, तो एलसीएम विल बी 66। तो मेरे को 66 क्रिएट करना है, तो 1 इंटू 6 ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 66x माइनस 54y और 24 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 इंटू मेरे ख्याल में 11 तो 66x और फिर 55y और 33 तो माइनस 55y और प्लस 33 इक्वल टू 0। फिर मेरे ख्याल में ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना होगा हम लोग को, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गया। 54 माइनस 55 माइनस 54 सिर्फ y बचेगा। 24 माइनस 33 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 11 और डाल दो किसी एक में, इसी में डाल दो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 11x माइनस 9 इंटू 11 और प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। 11x माइनस 99 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, ये आएगा माइनस 6 3 9। अच्छा ठीक है, 9 आएगा ये, तो y इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 11x माइनस 9 इंटू 9 और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से 11x माइनस 81 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 77 है, तो 11x इक्वल्स टू 77, x इक्वल्स टू 7। लेकिन आपका आंसर तो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड आंसर x बाई वाई एंड दिस इक्वल्स टू x के जगह पे 7 और y के जगह पे 7/9 आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।